नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो करोड़ों भारतीयों की जिंदगी और देश की अर्थव्यवस्था दोनों से ही जुड़ा है। भारतीय कृषि। जी। हमारे पास स्रोत के तौर पर कक्षा 10 आईसीएसई के नोट्स हैं। टॉपिक है भारतीय कृषि, प्रकार, चुनौतियां और समाधान। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है कि इन नोट्स से जो जरूरी बातें हैं उन्हें निकालें और समझें कि भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश में खेतीबाड़ी असल में कैसे काम करती है। क्या हैं इसकी अलग अलग शक्लें, क्या मुश्किलें आती हैं और फिर क्या रास्ते सोचे जा रहे हैं या अपनाए जा रहे हैं। सही। शुरुआत करने के लिए एक दिलचस्प आंकड़ा है। सोचिए, भारत की लगभग 60% आबादी हाँ, 60%। अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे तौर पर खेती पर निर्भर है। बहुत बड़ा नंबर है ये। एग्जैक्टली। और देश की जीडीपी में भी इसका करीब 15 से 17% का हिस्सा है। मतलब ये सिर्फ हमारे खाने का इंतजाम नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उद्योगों के लिए कच्चा माल भी देता है, पशुओं के लिए चारा है और हाँ, एक्सपोर्ट से विदेशी मुद्रा भी आती है। तो ये नोट्स बताते हैं कि भारत में कोई एक तरह की खेती नहीं होती, कई अलग अलग तरीके हैं। जी बिल्कुल। चलिए इन्हीं से शुरू करते हैं। पहला है स्थानांतरी कृषि, जिसे अंग्रेजी में शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। हाँ, ये ज्यादातर पहाड़ी और जंगली इलाकों में देखी जाती है। आदिवासी समुदाय इसे अपनाते हैं। ये एक बहुत पुरानी पद्धति है। अच्छा। इसमें क्या होता है कि जंगल के एक हिस्से को साफ करने के लिए पेड़ पौधों को काटकर जला दिया जाता है। इसे स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। स्लैश एंड बर्न, ओके। हाँ, और जो राख बचती है वो एक तरह से खाद का काम करती है। फिर उस जमीन पर कुछ साल खेती की जाती है। अलग अलग नाम भी हैं शायद इसके, जैसे झूम। हाँ बिल्कुल। पूर्वोत्तर भारत में इसे झूम खेती कहते हैं। आंध्र प्रदेश में पोडू और मध्य प्रदेश में बेवर भी कहा जाता है। लेकिन क्या ये तरीका सस्टेनेबल है? मतलब लंबे समय तक चल पाता है? यहीं पर इसकी एक सीमा आ जाती है। नोट्स भी यही बताते हैं कि 2-3 साल बाद ही मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होने लगती है। अच्छा, सिर्फ 2-3 साल? हाँ, तो फिर किसानों को नई जगह ढूंढनी पड़ती है और पुरानी जमीन को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि वो प्राकृतिक रूप से ठीक हो सके। छोटे स्केल पर तो शायद ये ठीक है, लेकिन अगर आबादी बढ़ जाए या बड़े पैमाने पर ऐसा हो तो फिर जंगलों की कटाई बढ़ती है और जमीन के टिकाऊपन पर भी सवाल उठते हैं। समझ गया। तो इसके बाद शायद निर्वाह कृषि आती है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। नाम से तो लगता है कि ये बस गुजारे के लिए होती है। बिल्कुल सही समझा आपने। यहाँ मुख्य मकसद बाजार में बेचना नहीं होता, बस अपने परिवार का पेट पालना होता है। तो मतलब खेत छोटे होंगे? हाँ, खेत आमतौर पर छोटे होते हैं। पारंपरिक औजार इस्तेमाल होते हैं, जैसे हल, खुरपी वगैरह। और पैदावार बढ़ाने के लिए बाहर से चीजें जैसे रासायनिक खाद, उनका इस्तेमाल कम होता है। तो उपज भी कम रहती होगी? हाँ, नतीजा यही होता है कि प्रति एकड़ उपज ज्यादा नहीं होती। पर ये आज भी भारत के कई हिस्सों में आम है। तो फिर अगर ज्यादा पैदावार चाहिए तो क्या तरीके अपनाए जाते हैं? नोट्स में गहन कृषि का जिक्र है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर। हाँ, गहन कृषि का फोकस बिल्कुल अलग है। यहाँ जमीन के छोटे टुकड़े से भी ज्यादा से ज्यादा फसल लेने की कोशिश होती है। कैसे? इसमें आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल होता है, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज, मतलब HYV बीज। हाँ, HYV सुना है। रासायनिक खाद, कीटनाशक और सिंचाई के बेहतर तरीके, जैसे ट्यूबवेल्स या नहरें। और अक्सर साल में एक से ज्यादा फसलें उगाई जाती हैं। इसमें मेहनत बहुत लगती होगी फिर? हाँ, ये श्रम प्रधान है, मतलब लेबर इंटेंसिव है। काफी मेहनत चाहिए होती है। और फिर इसका ठीक उल्टा भी है शायद, विस्तृत कृषि, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। सही कहा। ये उन जगहों पर होती है जहाँ जमीन बहुत ज्यादा है और आबादी कम। अच्छा। आप सोचिए, बड़े बड़े फार्म्स जहाँ खेती का ज्यादातर काम मशीनों से होता है, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इन सब से। तो यहाँ प्रति एकड़ उपज का क्या हिसाब रहता है? यहाँ प्रति एकड़ पैदावार शायद गहन कृषि जितनी ना हो, लेकिन खेत इतने बड़े होते हैं कि कुल उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। वैसे भारत में ये कम देखने को मिलता है, ये विकसित देशों में ज्यादा आम है। अच्छा, भारत में एक और अहम तरीका है बागान कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नोट्स में चाय, कॉफी, रबर का जिक्र है। हाँ, ये बड़े बड़े बागान या एस्टेट होते हैं। इनमें क्या होता है कि व्यापार के लिए सिर्फ एक ही तरह की फसल उगाई जाती है। नकदी फसल जिसे कहते हैं। जी, कैश क्रॉप।
जैसे असम और पश्चिम बंगाल के चाय बागान हो गए या दक्षिण भारत में कॉफी और रबर के एस्टेट्स। इसमें तो काफी पैसा और लोग लगते होंगे। बिल्कुल, इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, मजदूर भी बहुत चाहिए होते हैं और फिर तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी जरूरी है। और दो और तरीके हैं जिनका जिक्र नोट्स में है, मिश्रित खेती और वाणिज्य खेती, मिक्स्ड फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। हाँ, मिश्रित खेती मतलब मिक्स्ड फार्मिंग एक बहुत ही, मैं कहूँगी, समझदारी भरा तरीका है। इसमें फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, जैसे गाय, भैंस, मुर्गी पालन। हाँ बिल्कुल। इसका फायदा ये है कि मान लीजिए किसी साल फसल खराब हो गई तो पशुओं से कुछ आमदनी हो जाती है, रिस्क कम हो जाता है। हाँ, ये तो है। और खेत के लिए गोबर की खाद भी मिल जाती है। सही। और वाणिज्य खेती, कमर्शियल फार्मिंग, उसका तो सीधा मकसद है बाजार में बेचने के लिए फसल उगाना और मुनाफा कमाना। अच्छा। इसमें भी गहन कृषि की तरह ही आधुनिक तकनीकों का, HYV बीजों का, खाद और मशीनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। जैसे गन्ना, कपास, जूट। हाँ, ये तो है ही। लेकिन पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में गेहूं और चावल भी बहुत हद तक कमर्शियल फार्मिंग के तहत ही उगाए जाते हैं। तो ये तो हुई खेती के अलग अलग तरीकों की बात। काफी विविधता है। जी बिल्कुल। इन सबसे भारतीय कृषि की एक मोटी तस्वीर क्या बनती है? नोट्स इसकी कुछ खास बातों, मतलब विशेषताओं पर भी रोशनी डालते हैं। हाँ। सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है और जो शायद सबसे जरूरी है, वो है मानसून पर निर्भरता। हाँ, ये भारतीय कृषि की शायद सबसे बड़ी सच्चाई है और एक तरह से कमजोरी भी। आज भी एक बहुत बड़ा हिस्सा सिंचाई के लिए सीधे बारिश पर ही निर्भर है। ये तो बहुत रिस्की है। बिल्कुल। दूसरी खास बात है कि ज्यादातर जमीन पर खाद्य फसलें ही उगाई जाती हैं, जैसे चावल, गेहूं। हालांकि अब धीरे धीरे नकदी फसलों का महत्व भी बढ़ रहा है। और तीसरी अहम बात है खेतों का छोटा आकार और उनका बिखरा होना, जिसे फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स कहते हैं। फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स मतलब एक किसान की जमीन एक ही जगह पर ना होकर कई छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग जगहों पर बंटी हो सकती है। अरे, इसका क्या असर पड़ता है फिर? इसका सीधा असर पड़ता है खेती के तरीकों पर। सोचिए, छोटे और बिखरे हुए खेतों पर बड़ी मशीनें चलाना कितना मुश्किल और महंगा होगा। हाँ, ये तो है। और इसी वजह से साथ ही कई इलाकों में आज भी पारंपरिक तरीकों से ही खेती होती है। तो कुल मिलाकर भारतीय कृषि में आपको पुरानी और नई दोनों तरह की झलकियां मिलेंगी। कहीं सिर्फ गुजारे के लिए खेती हो रही है तो कहीं बड़े पैमाने पर बाजार के लिए। और हाँ, ये बहुत ज्यादा श्रम प्रधान है, मतलब इंसानी मेहनत का बहुत बड़ा रोल है। और ये सारी विशेषताएं ही शायद उन चुनौतियों को जन्म देती हैं जिनका जिक्र नोट्स में आगे है। हाँ बिल्कुल, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। चलिए अब उन चुनौतियों यानी समस्याओं पर आते हैं। मानसून पर निर्भरता का जिक्र तो हुआ, नोट्स में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, मानसून का उतार चढ़ाव, वेगरीज ऑफ मानसून। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है। कभी बारिश जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, फसल डूब जाती है। और कभी सूखा पड़ जाता है। हाँ, कभी महीनों सूखा पड़ जाता है। दोनों ही हालतों में फसल मारी जाती है, किसान का बहुत नुकसान होता है। और इससे जुड़ी दूसरी बड़ी समस्या आपने बताई थी, सिंचाई सुविधाओं की कमी। जी, नोट्स के मुताबिक आज भी करीब 2/3 खेती वाली जमीन सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर है। 2/3? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, सिर्फ 1/3 हिस्से में ही नहरों, कुओं या ट्यूबवेल से सिंचाई की पक्की व्यवस्था है। और वो खेतों के छोटे आकार वाली बात, वो भी एक समस्या है। हाँ, उसे नोट्स में छोटे और अलाभकारी जोत कहा गया है, स्मॉल एंड अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स। होता क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन बढ़ते बढ़ते खेत इतने छोटे हो जाते हैं कि उन पर आधुनिक तरीके से खेती करना फायदेमंद ही नहीं रहता। इसके साथ ही एक और समस्या है कि कई किसान आज भी पुरानी किस्म की बीज इस्तेमाल करते हैं जिनकी उपज कम होती है। और खाद का इस्तेमाल, मशीनों का इस्तेमाल भी कम है ना, आपने बताया था। सही। छोटे खेत और किसानों की माली हालत, ये दोनों ही मशीनीकरण यानी मैकेनाइजेशन में रुकावट बनते हैं। ट्रैक्टर, थ्रेशर जैसी मशीनें हर किसान अफोर्ड नहीं कर सकता। और मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोजन। हाँ, ये भी एक चिंताजनक बात है। तेज हवा से या पानी के बहाव से खेत की जो ऊपरी उपजाऊ मिट्टी होती है वो बह जाती है। इससे तो जमीन बंजर हो जाती होगी धीरे धीरे। हाँ बिल्कुल, जमीन की उत्पादकता कम हो जाती है। अच्छा, फसल उगाना ही काफी नहीं है, उसे बेचना भी तो है। क्या इसमें भी मुश्किलें हैं? मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। नोट्स में खराब कृषि विपणन यानी पुअर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की बात कही गई है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है
कि अक्सर किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए सही व्यवस्था नहीं मिलती। उन्हें स्थानीय मंडियों में बिचौलियों को कम दाम पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है। मतलब उन्हें सही दाम नहीं मिलता। बिल्कुल, सही जानकारी की कमी और बाजार तक सीधी पहुंच न होने से उन्हें बहुत नुकसान होता है। और भंडारण, स्टोरेज? हाँ, भंडारण सुविधाओं की भी भारी कमी है। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, कोल्ड स्टोरेज या अच्छे गोदाम न होने की वजह से बहुत सारा अनाज, फल, सब्जियां कटाई के बाद खराब हो जाते हैं। बहुत बर्बादी होती है। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। जी, और आखिर में एक बहुत बड़ी समस्या है किसानों का कर्ज, क्रेडिट प्रॉब्लम्स। छोटे किसानों को बैंकों से आसानी से लोन नहीं मिलता। तो वो कहाँ जाते हैं? उन्हें अक्सर गांव के साहूकारों से बहुत ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेना पड़ता है और फिर वो कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ये एक बहुत दुखद स्थिति है। ये तो वाकई काफी सारी और गंभीर चुनौतियां हैं। क्या नोट्स में इनसे निपटने के रास्ते भी सुझाए गए? हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ समस्याओं की बात की गई है, समाधानों पर भी बात हुई है। जैसे सबसे पहले तो सिंचाई सुविधाओं का दायरा बढ़ाना, नई नहरें बनाना, तालाब खोदना और पानी बचाने वाली तकनीकों को बढ़ावा देना, जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई। हाँ, ये तो जरूरी है। और वो जो बिखरे हुए खेतों की समस्या थी, उसका क्या हाल है? उसके लिए चकबंदी का सुझाव है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। चकबंदी, ये क्या होता है? चकबंदी का मतलब है कि किसी किसान के जो अलग-अलग जगहों पर बिखरे हुए छोटे-छोटे खेत हैं, उनको मिलाकर उसे एक ही जगह पर एक बड़ा खेत दे देना। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा? इससे खेती करना आसान हो जाता है, मशीनें चलाना संभव होता है, समय और पैसा बचता है, तो खेती ज्यादा फायदेमंद हो जाती है। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। और बीज, खाद, मशीनों के बारे में क्या समाधान है? सुझाव ये है कि किसानों तक अच्छी क्वालिटी के ज्यादा उपज देने वाले बीज यानी HYV सीड्स आसानी से पहुंचे। रासायनिक खादों का इस्तेमाल हो, लेकिन संतुलित तरीके से, और साथ ही जैविक खाद जैसे गोबर खाद, केचुआ खाद, इनके इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया जाए। और मशीनें? मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार मदद कर सकती है, जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जा सकते हैं जहां से किसान मशीनें किराए पर ले सकें। और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पेड़ लगाना, मतलब वनीकरण, और खेतों पर मेड़बंदी करना, ये सब उपाय जरूरी हैं। और मार्केटिंग और स्टोरेज के लिए क्या सुझाव है? बेहतर मंडियों की व्यवस्था करना, जहां किसान अपनी उपज सीधे बेच सकें, बिचौलियों से बच सकें। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं शायद। हाँ, बिल्कुल। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे ENAM यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इनको बढ़ावा देना चाहिए ताकि किसान देश भर के खरीदारों से जुड़ सकें। और स्टोरेज? उपज को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादा गोदाम और कोल्ड स्टोरेज बनाने की जरूरत है। और जहां तक कर्ज की समस्या है, तो किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए बैंकों और सहकारी समितियों से आसान शर्तों पर लोन मिलना चाहिए। और फसल बीमा? हाँ, फसल बीमा योजनाओं को मजबूत करना बहुत जरूरी है ताकि अगर किसी वजह से फसल खराब हो जाए तो किसान को उसके नुकसान की भरपाई हो सके। इन समाधानों की बात करते हुए मुझे लगता है हरित क्रांति का जिक्र जरूर आना चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन, नोट्स में भी इसका जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। हरित क्रांति 1960 और 70 के दशक में भारत में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब एक ऐतिहासिक कदम था, खासकर गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए। इसके मुख्य पहलू क्या थे? इसके मुख्य हथियार थे ज्यादा उपज देने वाले हाइब्रिड बीज HYV, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का बढ़ता हुआ इस्तेमाल, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और ट्रैक्टर, थ्रेशर जैसी मशीनों का उपयोग। और इसका असर क्या हुआ? क्या ये सफल रही? असर काफी जबरदस्त था। खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में गेहूं और चावल की पैदावार कई गुना बढ़ गई। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि भारत जो पहले अनाज आयात करता था, वो खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पहलू भी थे शायद। हाँ, ये भी सच है। इसके कुछ नुकसान भी हुए, जैसे कुछ इलाकों में जमीन की उर्वरता कम हुई, पानी का स्तर नीचे गया, कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल से भी समस्याएं हुई, और इसका फायदा सभी किसानों या सभी क्षेत्रों को बराबर नहीं मिला। लेकिन फिर भी देश को भूखमरी के संकट से बाहर निकालने में इसका योगदान बहुत बड़ा माना जाता है। ठीक है। अंत में नोट्स में फसलों को दो तरह से बांटा गया है। एक तो मौसम के हिसाब से, खरीफ, रबी। हाँ, भारत में 3 मुख्य फसल मौसम है,
पहला है खरीफ। ये फसलें मॉनसून के साथ जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। इनमें कौन सी फसलें आती हैं? इनमें चावल, मक्का, बाजरा, कपास, मूंगफली जैसी फसलें आती हैं। इन्हें पानी ज्यादा चाहिए होता है। और दूसरा है रबी। ये फसलें सर्दी के शुरुआत में मतलब अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में कटती हैं, जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों। इन्हें ठंडा मौसम चाहिए होता है। और तीसरा? जायद। हाँ, जायद फसलें इन दोनों के बीच में गर्मी के छोटे से मौसम में होती हैं, मार्च से जून के बीच, जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, कुछ सब्जियां। ठीक है। और दूसरा वर्गीकरण किस आधार पर है? दूसरा वर्गीकरण है फसलों के इस्तेमाल के आधार पर कि उनका उपयोग क्या है। अच्छा। जैसे खाद्य फसलें यानी फूड क्रॉप्स। ये तो नाम से ही साफ है, खाने वाली चीजें, चावल, गेहूं, दालें, बाजरा। फिर है नकदी फसलें यानी कैश क्रॉप्स। इन्हें मुख्य रूप से बेचकर पैसा कमाने के लिए उगाया जाता है, जैसे गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू। और चाय, कॉफी? हाँ, उन्हें पेय फसलें या बेवरेज क्रॉप्स कहते हैं। फिर रेशे वाली फसलें हैं फाइबर क्रॉप्स, जैसे कपास और जूट, जिनसे धागा या रेशा मिलता है। तिलहन भी हैं, ऑयल सीड्स। जी, जिनसे तेल निकलता है, जैसे सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी। और आखिर में मसाले, स्पाइसेस, काली मिर्च, इलायची, हल्दी, मिर्च वगैरह। तो ये वर्गीकरण दिखाता है कि खेती सिर्फ हमारा पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि उद्योगों और व्यापार के लिए भी कितनी जरूरी है। बिल्कुल, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर इन नोट से हमने भारतीय कृषि की एक काफी विस्तृत तस्वीर देखी। हमने पारंपरिक से लेकर आधुनिक तक कई तरह के खेती के तरीके जाने, निर्वाह से लेकर वाणिज्यिक तक। हाँ, हमने उसकी जो मुख्य सच्चाइयां हैं, जैसे मॉनसून पर निर्भरता और छोटे खेतों का होना, उनको समझा। जी। हमने उन बड़ी चुनौतियों को भी देखा जिनसे हमारे किसान आज भी जूझ रहे हैं, पानी की कमी से लेकर बाजारों और कर्ज की समस्याओं तक। और कुछ हद तक नई भी। हाँ, ये बात सही है। जहां एक तरफ हम आधुनिक तकनीकों की बात कर रहे हैं, HYB बीजों की, मशीनों की, वहीं दूसरी तरफ करोड़ों किसान आज भी मौसम के रहमो करम पर हैं और उन्हीं पुरानी मुश्किलों से घिरे हुए हैं। समाधान सुझाए गए हैं, लागू भी हो रहे हैं, लेकिन उनका असर हर जगह एक जैसा नहीं दिखता। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब आपस में कैसे जुड़ा है, खेती का तरीका, उसकी समस्याएं और उनके हल। ये कोई सीधी लाइन वाली कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जटिल, एक उलझावा ताना बाना है। बिल्कुल। और ये सिर्फ खेती किसानी का मामला नहीं है। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये करोड़ों लोगों की रोजी रोटी का सवाल है, देश की खाद्य सुरक्षा का सवाल है और हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ से जुड़ा मसला है। हाँ, और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। क्या? हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन का असर बढ़ रहा है, बारिश का पैटर्न बदल रहा है, तापमान बढ़ रहा है। हाँ, ये तो हो रहा है। दूसरी तरफ देश की आबादी भी लगातार बढ़ रही है, तो उनकी खाने की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। तो सवाल ये है कि क्या वो समाधान जो आज हम आजमा रहे हैं, या हरित क्रांति जैसे जो पुराने मॉडल हैं, वो भविष्य के इन बढ़ती चुनौतियों के लिए काफी होंगे? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर भारतीय कृषि को आने वाले समय में कुछ बिल्कुल नए, कुछ क्रांतिकारी बदलावों और शायद ऐसी तकनीकों की जरूरत पड़ेगी जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य ही देगा।